हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में आज हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण का। जी हाँ, पर्यावरण आपके सिलेबस का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से आपको निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी आप देख ही रहे हैं, कल के डेट में आपके जीआईसी एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय का पेपर था, तो उसमें भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट जो पर्यावरण के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। बचा हुआ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के तीनों पार्ट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको पढ़ा, उनसे संबंधित प्रैक्टिस किया। तो ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, टेस्ट क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ, आपके किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी में जीएस आपका बाधा ना बने, तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाए, वहां पर ये सारा चीज़ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है प्रोवाइड कराते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, मेरे भाई, आप एकदम समझ लीजिए, कुछ भी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन अब चूंकि हमको यहाँ पर कनेक्ट करते हुए सरल एवं सहज तरीके से आगे बढ़ना, जिससे पर्यावरण बहुत ही सहजता से हम लोग समझ पाएँ और इनसे संबंधित जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट और कहानी नुमा हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य अपेक्षित है। तो यहाँ पर आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण यानी अगर हम बात करें तो एक गतिशील प्राकृतिक इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। पर्यावरण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। परिधन आवरण यानी अगर हम देखें तो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, पर्यावरण मतलब एक गतिशील प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत जैविक यानी जिनके अंदर जीव है, और अजैविक ऐसे जो है जिनके अंदर जीव नहीं है। जैसे अगर हम जीवों की बात करें तो पशु पक्षी और पेड़ पौधे, ये सब क्या है? ये जीव, इनके अंदर कहीं ना कहीं से जीव है। ठीक है, तो ये जैविक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अजैविक के अंतर्गत अगर हम देखें तो पृथ्वी हो गया, हवा हो गई आपका, उसके बाद पानी हो गया, मान लीजिए, उसके साथ साथ सूर्य की किरणें हो गई, ये क्या है? ये अजैविक है। इनके साथ अंतःक्रिया करके एक जो आवरण बनता है, एक जो कह सकते हैं जो एक गतिशील प्राकृतिक इकाई बनती है, यानी जो वातावरण बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी के। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको हमको समझ करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, ये जो टर्म है यहाँ पर देखिए, जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच इनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जीवों का जो अंतर संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो अगर जो है मतलब सजीव निर्जीव के साथ, निर्जीव सजीव के साथ, या सजीव सजीव में, तो जो ये सारी चीजें होती हैं, इनका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जो अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पर देखें तो इसका जो हम कह सकते हैं जनक, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, मिला है और मिल सकता भी है। यहाँ पर कौन है? अर्नेस्ट हैकेल साहब है, प्रथम प्रयोगकर्ता। ठीक है, अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का। जी हाँ, यह एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है एक खुला तंत्र। इसका आकार एक छोटे तालाब से लेकर के विशाल महासागर तक हो सकता है। यानी कहने का मतलब, ये जो पर्यावरण की जो सारी चीज़ें हैं, जैविक और अजैविक जो चीज़ें हैं जिनके अंतर्गत जो है अंतःक्रिया किया जाता है, उसका एक सीमित दायरा हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा दायरा हो सकता है। तो वो जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए, एक जो है अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो तालाब भी हो सकता है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रजातियों के जो है जीव जंतुआं रहते आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और बहुत बड़ा जैसे समुद्र है, ठीक है, वहाँ भी इसी तरीके की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर देखें, या आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के मध्य में क्या कर रहा है? जो अंतःक्रिया कर रहा है। जैविक का मतलब क्या है? जो जीवित है, और अजैविक का मतलब जो निर्जीव है,
तो उनसे जो एक एरिया का निर्माण हो रहा उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं, तो जब हम पर्यावरण को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं छोटी हैं। जैसे मान लेते हैं हम नीचे, यानी अगर हम बात करें एक प्रजाति के बारे में, ठीक है, एक प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों जो है कारकों का समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निकेत, यानी नीचे। अगर हम कहें एक प्रजाति, जैसे मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। जैसे हम मान ले मछली है अगर, तो मछली की भी अलग अलग प्रजाति, मछली हो गया, मेढक हो गया, केकड़ा हो गया, अलग अलग प्रकार की और भी तमाम ऐसे जलीय जीव होते हैं जो रहते हैं, और उनके लिए वो क्या है, वो अपनी स्वयं की प्रजाति होती है उनकी, ठीक है। और उस प्रजाति के लिए अगर देखें तो आवश्यक भौतिक और रासायनिक एवं जैविक कारक होते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको अगर जिंदा रहना है तो उनके लिए वो सारी जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। या फिर वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम उतना आवश्यक है। अब उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए समान हो, ठीक है। दो प्रजाति के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग होती भी है, ठीक है। दो भिन्न प्रजातियों का निकेत कभी भी एक समान, यानी उनका जो कह सकते हैं प्रजाति वो है, वो अलग होता है। निकेत कहने का मतलब वो स्थिति, परिस्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है या अलग होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैविक समुदाय। जैविक समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियां। अब आप यहाँ पर देखें, ये निकेत यानी नीचे यानी प्रजाति, अगर हम इसको मान ले तो ये क्या हो गया, आपका पहली सीढ़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के नीचे जो रह करके क्या करते हैं, समुदाय बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या है, अलग अलग जो है धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग मतलब समुदाय के मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग मिलकर के एक क्या करते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं ना, समाज का निर्माण करते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। समुदाय का मतलब यहाँ पर इसी से आपको समझना है, ठीक है। अब इसी तरीके से अलग अलग समुदायों को मिलकर के एक बायोम का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर इसको मिलकर के क्या बना, समुदाय बना। अलग अलग निकेत को मिलकर के क्या बन गया, समुदाय बन गया। लेकिन अलग अलग समुदायों को मिलकर के क्या बन जाता है, बायोम बन जाता है। बायोम एक विस्तृत क्षेत्र में अनेक समुदायों का जाल है, ठीक है। उम्मीद करते ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पर बात करें जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। बायोम का वह विशाल समूह जहाँ जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यानी कंप्लीट जो है उनको हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। यानी ऐसा जैविक मंडल जहाँ पर सब कुछ, यानी कह सकते हैं कि जहाँ पर जल जो जलीय जीव होते हैं वो जलों में होते हैं, ठीक है। स्थल में जैसे मान लीजिए हम लोग स्थलीय हैं, या स्थल जो पशु पक्षी ऐसे हैं जो स्थल में रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वायुमंडल, वायुमंडल माने जो ऐसे जो है स्थितियाँ, ऐसे ही कह सकते हैं जीव या ऐसे वातावरण जो वायुमंडल में रहते, तो इन सारी चीज़ों को मिला करके क्या बन जाता है, एक जैवमंडल बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखें पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक। अब इसमें जब घटक की बात आती है, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी जो है पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है, जैविक और अजैविक दोनों को मिला करके। तो अजैविक एवं जैविक इसके दो प्रमुख, यानी पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक में कौन होता है, जिनके अंदर जीव हैं, अलग अलग प्रकार के, हम सब क्या है, जीवित हैं, ठीक है। ये सब क्या है, जैविक के अंतर्गत आएंगे। और तमाम अलग अलग तरह का प्रकार की जो जीव जंतु हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वो जैविक हैं, ठीक है। यानी जिनके अंदर जीव है या वो जो मरते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। अजैविक, अजैविक का मतलब वो होता है ऐसे निर्जीव पदार्थों जो जीवों को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मृदा, ठीक है, वायु, भाई पानी मिट्टी कभी मरती है क्या, वायु कभी मरती है क्या, और उसके साथ साथ जल कभी मरता है क्या, ये तो चिरस्थायी ऐसे चला आ रहा है, ठीक है। भाई उसका रूप बदल सकता है, मिट्टी बंजर हो सकती है बट मिट्टी मरती नहीं है।
होते हैं। अब उसी के साथ साथ वायु हो गया और उसी के साथ साथ जल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो सूर्य है वो भी जो है आप देखें तो ये अजैविक है, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम बायोटिक की बात करें, सजीव घटक जो ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, इनमें 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जब पर्यावरण के नाम आता है तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों का नाम आता है। अब इसमें अगर देखें, उत्पादक में होता है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स। अगर हम बात करें तो उत्पादक में सबसे प्रमुख स्थान होता है हरे पौधे, ठीक है, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? ये होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है, भोजन बनाने के लिए किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, तो इनको उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और ये प्रथम स्तर होता है। उसके बाद परपोषी यानी यहाँ पर देखें, भोजन के लिए जो पौधे या अन्य जंतुओं पर ये निर्भर होते हैं। किस पर? पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर हो, ये बना नहीं पाते हैं। मतलब भोजन इनको किससे चाहिए? जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनसे चाहिए, या अन्य जो जंतु हैं उनसे चाहिए। तो इनका वर्गीकरण में अगर हम देखें तो 2 प्रकार इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है शाकाहारी, देखो यहाँ पर स्वपोषी, ये आपका क्या हो गया? उत्पादक हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये क्या हो गया आपके? ये आपके उपभोक्ता हो गए। उत्पादक हो गया आपका, उपभोक्ता हो गया दूसरा। तो इतना आप यहाँ पर समझ लीजिए। और उसके बाद ये मतलब यहाँ पर ये सबसे ऊपर क्या हो गया आपका? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये कुल मिलाकर के आपके उपभोक्ता हो गए। अब देखो आगे यहाँ पर देखेंगे हम जो आपके कह सकते हैं जो है उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका अपघटक। तो अपघटक में किसको हम रख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, अपरदायी यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले, यानी मृत कार्बनिक ऐसी चीज़ें जो डेड हो गई हैं और उनको अपना जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, और उसी के साथ वो जो है क्या, सफाई का भी काम करते हैं, ठीक है। अब इनमें एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो केचुआ है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भोजन को प्राप्त भी करता है, उसी के साथ साथ ये इसको जो है अपना क्या करता है? मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण को प्राप्त करता है और साथ ही साथ सफाई भी करता है गंदी चीज़ों को अपने अंदर करके। अपघटक के रूप में इसको देखा जाता है। अपरदायी और अपघटक के रूप में 2 होते हैं भैया, ठीक है। आप यहाँ पर देखें जो अभी हमने बताया, क्या? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक में अगर यहाँ पर देखा हम लोगों ने, उत्पादक में देखा तो स्वपोषी आ गया, और उपभोक्ता में क्या आ गया? परपोषी। परपोषी में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ें हुई, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। अब उसके बाद अगला आ गया अपरदायी, यानी अगर हम देखें तो अपघटक में कौन कौन चीज़ें आ गई? अपरदायी। अपरदायी भी अपघटक के ही अंतर्गत आएंगे मेरे भाई, ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो केचुआ हो गया, ठीक है। और उसके बाद अपघटक के अंतर्गत और चीज़ें जैसे बैक्टीरिया और कवक होते हैं। ये भोजन का पाचन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? एंजाइम स्रावित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, यानी इनको कह सकते हैं ये होते हैं सफाई कर्मी, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ बायोम। जी हाँ, बायोम अगर हम देखें तो बायोम अलग अलग प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बहुत बार फ्रिक्वेंटली अभी हम जब पढ़ रहे थे क्वेश्चंस को, तो प्रैक्टिस सेट को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत देखने को मिलता रहा। सर्वाधिक जैव विविधता वाले में अगर हम देखें तो ये अमेज़न बेसिन में है, क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है? अमेज़न बेसिन में है। और इसमें जो वृक्ष पाया जाता है, जैसे ये देखो, ये वाला क्षेत्र महोगनी, आबनूस, ये हैं आपके प्रमुख इसके पेड़ होते हैं। और देखो कितना घना है, अगर यहाँ पर सरसों फेंक दो 1 आध किलो तो हो सकता है कि गिरते गिरते शाम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का, अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की हम बात करें तो ये शायद यही है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करते हैं? पत्तियाँ गिरा देते हैं, जैसे शाल, सागौन, और ये कहाँ? भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष। इनकी पत्तियां चौड़ी होती है, जैसे ओक, चेस्टनट, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन आपसे बनता है, शीतोष्णकटिबंधीय वन कौन कौन से हैं? देखो 3 आपका 4 विकल्प दे देगा, उसमें एक ये तीनों दे देगा और एक कोई तीसरा दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा जो है शीतोष्णकटिबंधीय जो है वन नहीं है। तो आपके लिए ये सवाल बन गया, और बहुत बार बनता है, पूछा गया है, ठीक है, कोई नया नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए शंकुधारी टैगा वन, यहाँ पर देखिए विश्व में सर्वाधिक विस्तार इसका है। नुकीली पत्तियों जो बर्फ को रुकने नहीं देती, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। अब हम कुछ बात करेंगे घास भूमि और मरुस्थल। जी हाँ,
उष्णकटिबंधीय घास। अब देखो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जहां पर मतलब आप समझ लीजिए कि 99% चांसेस बने होते हैं कि हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका का सवाना, लानोज, कंपोज ये आ ही जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है भैया। ध्यान रखना, अफ्रीका का जो सवाना और लानोज और कंपोज जो घास के मैदान है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान कौन है, प्रेयरी, पंपास, बेल्ट और डाउन्स, और इसमें अन्न भंडार एवं दुग्ध उत्पादन स्थल है। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको हम शब्दों में नहीं बता सकते मेरे भाई, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान दें। ठीक है, कौन कौन सा उष्णकटिबंधीय घास जो है भूमि कौन है, अफ्रीका का सवाना, लानोज और कंपोज, और इसमें जो है 3 से 4 मतलब मीटर ऊंची घास पाई जाती है जिसे एलिफेंट ग्रास यानी हाथी घास। कभी कभी आप अपने गांव में भी देखेंगे ना, तो जहाँ तालाब वालाब होता है तो बहुत बड़ी बड़ी 4-5 फीट की जो पतली ऐसी मतलब चौड़ी पत्तियों वाली सीधी रहती है, अब हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में जो है तालाबों में पाई जाती है, तो ये एलिफेंट घास वही है। ठीक है, अब उसी तरीके से मरुस्थलीय परितंत्र की हम बात करें, वाष्पोत्सर्जन ठीक है कम करने हेतु गहरी जड़ों और छोटी पत्तियां कांटेदार कैक्टस जैसे कहते हैं, ये मरुस्थलीय परितंत्र के अंतर्गत आता है। हम लोग कई बार पढ़े हैं। ठीक है, कैक्टस पूछा जाता है मरुस्थलीय परितंत्र। इस यहाँ पर आप देखते हैं गांव में लोग, शहरों में लोग जो है क्या करते हैं, इसको अपने घरों में रखते हैं। ठीक है, और वैसे तो भैया जाओ देखो जंगल में जहाँ कोई ना रहेगा वहाँ ये मिल जाते हैं आपको। ठीक है, कैक्टस। और उसके बाद टुंड्रा प्रदेश वृक्षों की समाप्ति स्थल होता है जहाँ केवल काई और लाइकेन पाए जाते हैं, क्योंकि टुंड्रा पर अगर हम परितंत्र की बात करें, टुंड्रा परितंत्र बिल्कुल एकदम ऊपर वाले भाग में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर सूर्य का किरणें बहुत देर में पहुँचती हैं या बहुत ना के बराबर पहुँचती हैं, उनका प्रभाव कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है भाई, इनको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उसे लुपड़िया जाएंगे। आप देखते होंगे आपके गाँव क्षेत्र में जो लोग थोड़ा सा मतलब देखेंगे, बहुत सबकी हाइट वाइट किसी की तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन कोनो बेचारा 1.5 फुट का होता है। क्यों होता है, कुछ ना कुछ तो कारण रह ही गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वही आप समझ लीजिए इस तरीके से। अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करें, लवणता के आधार पर ये बनता है। जल के अंदर जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, लवणता के आधार पर। अलवण जलीय, जिसमें अगर हम बात करें लवण की मात्रा 0.5 जो है पार्ट्स पर 1000 के रूप जो है यहाँ पर से कम होता है। तो झील, तालाब और नदी। समुद्री यानी मरीन लवण की मात्रा कितनी होती है, 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, उसमें सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें उससे सबसे अधिक होती है, तो ये क्षेत्र कौन से होते हैं, समुद्र और महासागर। अगर हम संक्रमण कालीन यानी ट्रांजिशनल क्षेत्र को देखें, तो 2 परितंत्रों के बीच का क्षेत्र, जैसे मान लेते हैं जैव विविधता वाले, जैसे अगर देखें ज्वार नदमुख, एक तरफ से नदी जा रही है मिल रही है सागर में। ठीक है, तो जो बीच का जो क्षेत्र है उधर सागर के पानी का प्रभाव मिल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे उसका जो उसमें देख रहे हैं लवणता अधिक मात्रा में उसको मिल रहा, और इधर से फ्रेश वाटर जा रहा है, तो दोनों के बीच चूंकि कहीं ना कहीं खारापन और वो मिक्सअप हो ही जाता है, तो वो जो परितंत्र बनता है उसको हम संक्रमणकालीन यानी ट्रांजिशनल कहते हैं, ट्रांजिशनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम 3 पारिस्थितिक तंत्र को जो है गिनते हैं, जिसमें सबसे अलवण क्षेत्र कौन सा होता है, जो झील, तालाब, नदी का पानी होता है। ठीक है, समुद्री यहाँ पर देखें ये होता है भैया आपका समुद्र और महासागर के जल। संक्रमणकालीन ऐसा जल जो एस्चुरी और ज्वार मतलब मैग्रोव क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आप जानते हैं नदियों तालाबों से कैसे मिलता है। अब हम बात करेंगे आर्द्रभूमि परितंत्र। आर्द्रभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बनता है क्वेश्चन इससे। यहाँ पर देखिए ऐसी दलदली क्षेत्र जहाँ साल भर कुछ महीनों तक जल जमाव बना रहता है, ये देखें दलदली। और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, प्रकृति की किडनी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति की इसको क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। पारिस्थितिक की व्यवस्था बनाए रखते हुए पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करते हैं और जहरीले तत्वों को निषिद्ध यानी जल शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके संरक्षण की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1985 से 86 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इतना आपके लिए इस टॉपिक संबंधित जानना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट। जी हाँ, ये कब की, 2023 की, और ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा
1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। तो लास्ट टाइम जो प्रकाशित हुई थी 23 का, तो उसकी का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसमें देखें तो 25.17% कुल क्षेत्रफल बनावरण जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखें वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 1485। तो ये वृक्षारोपण की बात हो रही है। तो कुल अनावरण जो है देखें तो ये 7,15,342 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल वृक्षावरण तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित जो क्षेत्र है लगभग 25.17। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखें 8,27,356। वृद्धि की अगर हम बात करें पिछले आकलन की तुलना में 1485 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि देखने को मिली है। चलो अब राज्यों की स्थिति की हम बात करते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की कौन है, मध्य प्रदेश से। बहुत क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस में पाया जाता है, तो जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये 77,073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर आ जाता है 65। यहाँ पर देखें, ये है आपका मध्य प्रदेश और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो ये इस तरीके से श्रृंखला है। अब प्रतिशत के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की तो लक्षद्वीप सबसे ऊपर, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आता है। सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि जो है कहाँ देखने को मिली है, जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिली गई। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे मैंग्रोव, कार्बन स्टॉक और शहरी वन। मैंग्रोव वनस्पति देश में कुल मैंग्रोव कवर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन बनता है 4,991.70 वर्ग किलोमीटर। पिछले वर्ष की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, मैंग्रोव। और उसके बाद कार्बन स्टॉक, देश का कुल वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है, तो ये आप महत्वपूर्ण वृद्धि है। शहरी वन की हम बात करें, ये है आपका शहरी वन भैया। ठीक है, ये मैंग्रोव है, ये शहरी है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का जो है लघु वनों का तेजी से सृजन, जैसे मियावाकी पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं थोड़े से क्षेत्रों में इसको रख दिया गया, बढ़िया उसको जू जैसे जिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जीवन का ताना बाना, ऊर्जा के प्रवाह से लेकर जैव विविधता के संरक्षण तक। देखो भैया आगे पारिस्थितिकी के सार्वभौमिक नियम देखें यहाँ पर। तो ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह है। एक दिशीय का मतलब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में। उत्पादक, ये नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, उत्पादक है भाई, सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करता है। उसके बाद उपभोक्ता, इसके देखो यहाँ पर ये बन गई घास। अब ये घास को खाई गैया या बकरी खाई मान लो, तो इस बकरी को कौन खाता है, इन बकरी को ये शेर चीते ये दुनिया के बैठे हैं और आदमी भी खा लेता है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर आप देखें तो इधर बढ़ते हुए पिरामिड की ओर ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, प्रत्येक पोषक स्तर, यहाँ पर देखिए एक नियम है लिंडमैन का 10% नियम। ये नियम आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा लिंडमैन का 10% नियम, 15% नियम, 20% नियम, तो इस तरीके से दे देगा। तो आपको ध्यान रखना, प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों में केवल 10% ऊर्जा ही संचित हो पाती है, शेष ऊर्जा क्या होती है, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो इतना आप जान लें। यहाँ पर उत्पादक प्रवणता की बात करें, जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों यानी भूमध्य रेखाई क्षेत्र, जैसे आप जानते हैं कि मान लेते हैं पृथ्वी हमारी है अंडाकार है, बीच में क्या है एक रेखा खींची गई जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, 0 देशांतर मतलब 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा तो से उच्च अक्षांशों की ओर यानी ऊपर की ओर हम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में जो है क्या होता है, दोनों में कमी आती है, स्वाभाविक कमी आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणों के ऊपर निर्भर करता है, और सूर्य की किरणें ऊपर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वहां पर उनका प्रकाश कम होता जाएगा और लास्ट में टुंड्रा वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो जीवन के चक्र, जैव भूम रासायनिक चक्र। जैव भूम रासायनिक चक्र जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच तत्व का निरंतर चक्रीय प्रवाह है जो जीवन के बने रहने के लिए अनिवार्य है। जैसे देखिए जल चक्र, जल चक्र अगर आप देखें तो ये है भैया, वाष्पीकरण होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, वाष्पीकरण होकर के यहाँ पर संघनन होगा। ठीक है, ये बूंदें उठ करके गई और ये बादल बन गई और उसके बाद जाकर के पृथ्वी पर गिर गई। मतलब अगर देखें तो ये अलग अलग तरीके से आपका ये चक्र चलता रहता है, संघनन, वर्षण
और जो है स्यंदन द्वारा जल का निरंतर प्रवाह होता रहता है। आगे बढ़ते भैया, यहाँ पर देखेंगे समृद्ध परितंत्र, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव। जी हाँ, रामसर सम्मेलन जो कब हुआ, 1971 में हुआ। मेरे भाई बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते जाइएगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको बताई जा रही सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए वैश्विक संधि जो कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब हुआ था शुरुआत इसकी रामसर सम्मेलन की? 1971 से। तो ये आपके लिए पूछा जा सकता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप हमेशा तैयार रहें। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, अगर हम बात करें खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियों का रजिस्ट्री जो है यहाँ पर देखें, रजिस्टर भूमियों का रजिस्टर, भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झीलें इसमें शामिल है। मेरे भाई एक बार फिर समझिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब खतरे में पड़ी जो आर्द्र भूमियों का रजिस्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत में देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील इस जो है यहाँ पर देखें तो इसमें शामिल हैं। ठीक है, एक खतरे में पड़ी हैं, यानी कहने का मतलब धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहे हैं। चलो यहाँ पर देखेंगे हम महासागरों के वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ। अब प्रवाल भित्तियों की बात आती है तो क्वेश्चन इससे बहुत बनता है। प्रवाल भित्तियाँ, कोरल ब्रिज। देखिए यहाँ पर शैवाल की सहजीविता। प्रवाल एक जंतु है जो जुजुथैले नामक रंगीन शैवाल के साथ, ठीक है, जुजुथैले द्वारा जो रंगीन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में रहता। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रवाल किसके साथ सहजीवी जो है संबंध में रहता है, तो जुजुथैले द्वारा, ठीक, जुजुथैले नामक जीव के द्वारा। अब देखिए समुद्र का वर्षावन, इसको अत्यधिक जैव विविधता चूंकि यहाँ पर होती है तो इसको क्या बोला जाता है, समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो किसको, कोरल को। ठीक है, अब प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रदूषण के कारण प्रवाल तनाव में आ जाते हैं और शैवाल को त्याग देते हैं। प्रवाल क्या करेगा, जब शैवाल को त्याग देगा तो क्या होगा, मरने लगेंगे, और मरने लगेंगे तो वही है। ठीक है, परिणाम स्वरूप प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आकर मृत होने लगते हैं और फिर क्या होता है, प्रवाल विरंजन उसको हम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मानव जनित खतरे जैसे सुपोषण, मानव जनित खतरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कृषि उर्वरकों, जैसे मान लेते हैं हम खाद खेत में खाद डालते हैं, ठीक है, और सीवेज जो हमारी पाइपलाइनों से जो मतलब कह सकते हैं जो पोषक तत्व जो निकल करके जाते हैं, जैसे मान लीजिए जूठे फलों के रूप में या तमाम अलग अलग तरीके से चीज़ों के माध्यम से जाते हैं, के कारण जल निकायों में पोषक तत्वों की अत्यधिक क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से सब निकल करके आया, इसमें देखें तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, एल्गम ब्लूम। अब देखिए यहाँ पर पोषक तत्वों की अधिकता से सतह पर क्या होते हैं, शैवाल अनियंत्रित विकास करते हैं, एकदम मतलब खूब फैलेंगे, और शैवाल क्या करेंगे, काई के रूप में वो फैल जाएंगे, और फैलेंगे तो क्या होगा, अब देखो फिर क्या होगा, लाल ज्वार। लाल ज्वार का मतलब जब शैवाल के कारण पानी का रंग लाल, भूरा या हरा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाल ज्वार कहते हैं। अब इसका घातक प्रभाव पड़ेगा भाई, सूर्य की किरणें क्या होगा, अंदर जावे नहीं करेंगी, और अंदर जब नहीं जाएंगी यह प्रक्रिया पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देती है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। मतलब ये पानी में ऑक्सीजन अंदर जावे नहीं करेगा, यानी सूर्य की किरणें जावे नहीं करेंगी, क्योंकि ये ही सब रोक लेगा ऊपरी भाग। तो क्या होगा, जो नीचे जो जलीय जीव है उनके लिए फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा भाई, उनको भोजन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मेन भोजन तो प्रकाश है। अब जैव विविधता और प्रवणता की हम बात करें, जैव विविधता जीवों के बीच और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता, उसको क्या बोलेंगे, जैव विविधता। और जैव विविधता की प्रवणता कहाँ पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है। भूमध्य रेखा कौन सी, जो पृथ्वी को जो है यहाँ पर देखें सबसे बीच में रेखा खींची गई है, ठीक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, वो क्या होता है, उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। सर्वाधिक विविधता होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर विविधता में निरंतर कमी आती है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे विविधता में कमी आएगी, क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पहुंचने में समय लगता है या बहुत उसका प्रभाव नहीं रह जाता है, तो इसलिए होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर विविधता घटती है। ठीक है, अब हॉटस्पॉट की हम बात करें, ऐसे स्थान की जहाँ जिनको हम कहें कि खतरे की जोन में रखा जाता है, जैसे अत्यधिक स्थानिक यहाँ पर प्रजातियों को क्षेत्र जो विनाश के कगार पर है। विश्व के कुल मिलाकर के 36 हॉटस्पॉट हैं।
ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पर देखें जैव विविधता का संरक्षण, जी हाँ, इसके अंतर्गत हम देखेंगे समझेंगे जैव विविधता का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं या कैसे किया जाता है। जैसे देखें संरक्षण यानी स्वस्थान, यानी उसी स्थान पर आप देखते होंगे एक ऐसा स्थान जिसको घिरा दिया जाता है, बिल्कुल सुरक्षित रख दिया जाता है और उसको घोषित कर दिया जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य के रूप में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसा संकेत देता है कि ये अब विनाश की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। जीवों और वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाता है, उनको बचाया जाता है। पता चले लोग एकदम झराझर काट रहे हैं पेड़, तो क्या किया जाएगा, संरक्षण कर दिया जाएगा और वन्य जीव अभयारण्य या इस तरीके से घोषित कर दिया जाएगा। तो उसमें जो अगर एक छोटा सा भी पेड़ काटेगा ना तो भयंकर जुर्माना लग जाएगा, हालांकि जाना निषिद्ध हो जाएगा। तो ये होता है वन्य जीव अभयारण्य, इसीलिए उनको इस तरीके से राष्ट्रीय उद्यान बना करके, वन्य जीव अभयारण्य बनाकर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना करके इस तरीके से उनको क्या किया जाता है, उनको उन्हीं के स्थान पर सुरक्षित कर दिया जाता है, लोगों से बचाया जाता है, ठीक है, जो उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब हम बाह्य स्थाने की बात करें, बाह्य स्थाने का मतलब जैव विविधता का संरक्षण हम बाह्य स्थान पर, जैसे मान लीजिए वहाँ पर पूरा अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको उठा करके उनको उस जीव जंतु या पेड़ पौधे उसके अकॉर्डिंग वातावरण देने का हम प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो कि वो उनका अस्तित्व बचा रहे, नहीं तो वो विलुप्त हो जाएंगे। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, जिराफ विलुप्त हो गया, उसी तरीके से ये भी विलुप्त हो जाएंगे। अभी जैसे देखें संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर कृत्रिम व सुरक्षित स्थानों पर हम उनको रखते हैं और संरक्षित करते हैं और उनको वहाँ पर एक उस तरीके का एटमॉस्फेयर देने का प्रयास करते हैं। जैसे आप चिड़ियाघर में देखते हैं, ठीक है, हालांकि चिड़ियाघर तो एक विशेष पर्पज से रखा जाता है कि लोग आएँ, देखें, समझे, जाने, लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनको भी वहाँ पर संरक्षित करके, उनको देख रेख में रख करके उनको जीवित रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। वनस्पति उद्यान, जीन बैंक और जीव बैंक, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब हम राष्ट्रीय उद्यान बनाम वन्य जीव अभयारण्य, किसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, किसको वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है, समझिएगा बात। राष्ट्रीय उद्यान मतलब मानवीय गतिविधियों और अधिवास की बिल्कुल अनुमति नहीं होती है, ठीक है। जानवरों को चराने या जंगली उत्पाद इकट्ठा करने की क्या होते हैं, सख्त मनाही। जंगली उत्पाद का मतलब मान लीजिए जैसे जो पेड़ पौधे की जो लकड़ियाँ होती हैं और जो तमाम चीज़ें होती हैं उनको वहाँ इकट्ठा वहाँ से ले नहीं जा सकते आप, ठीक है। सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल का संकल्प आवश्यक है, ये राष्ट्रीय उद्यान की बात। वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराई, लकड़ी इकट्ठा करना की सीमित अनुमति होती है, या नहीं का पूरा पेड़ काट ले जाओ, नहीं, कुछ मात्रा में वहाँ पर आप जाएंगे, आप अपने गाय भैंसों को चरा सकते हैं, ठीक है, और लकड़ियों को इकट्ठा कर सकते हैं, इनकी अनुमति होती है। लेकिन यह विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए लक्षित होता है। जैसे अगर आप देखें तो रानीपुर रिजर्व टाइगर यहाँ पर हमारे यहाँ बगल में है, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वन्य जीव अभयारण्य है और यहाँ पर चीतों को, शेरों को के लिए ये जो है रिजर्व किया गया है। राज्य सरकार केवल आदेश एवं निर्देश से इसकी घोषणा कर सकती है। कहने का मतलब यह राष्ट्रीय उद्यान को बनाया जाता है, अभयारण्य को उसी के स्थान पर सुरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे भारत के संरक्षित क्षेत्र एक प्राकृतिक एटलस के रूप में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, रामसर, ये सारी जो साइटें हैं उनका जो संरक्षित स्थान है, संरक्षित क्षेत्र है, उनके बारे में यहाँ पर हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर देखें संरक्षण के मूलभूत नियम एवं हॉटस्पॉट, जैसे अगर कानूनी पदानुक्रम की बात करें, एक वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको, एक वन्य जीव अभयारण्य को। लेकिन अगर आप देखें महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में एक राष्ट्रीय उद्यान को कभी भी अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ध्यान समझिएगा भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी कृत्रिमता की ओर ज़्यादा होता है, कौन, राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभयारण्य तो अभी भी अपनी नेचुरलिटी पर होता है, ठीक है, हालांकि नेचुरल दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन मतलब फिर भी वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग से की जाती हैं। और वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, उसको एग्जैक्टली जैसा है प्रकृति ने बचाया है वो उसको ऐसे ही रखने दिया जाता है, प्लस उसमें क्या होता है, उसको बस संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया जाता है, अलग अलग चीज़ों से चुन करके उसमें डाला जाता है। तो ये बात आप समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। वन्य जीव अभयारण्य की स्थिति क्या हुई, खराब हो गई, वहाँ पर बिल्कुल स्थितियाँ खराब है, तो फिर क्या होगा, वेंटिलेशन पर उसको लाया गया भैया, जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब देखिए भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अगर देखें तो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और शुंडालैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें देखें स्वस्थानीय संरक्षण, जैसे अभी हमने पहले ही देखा कि उनको मतलब जैव विविधता संरक्षण की एक पारंपरिक एक पद्धति है, जैसे धार्मिक मान्यता में उन्हीं के स्थान पर उनको संरक्षित करना। अब जैसे धार्मिक मान्यता दे देते हैं, ये छोटे वन क्षेत्र जहाँ जल निकाय हैं जिनकी रक्षा स्थानीय समुदायों या उनकी धार्मिक पवित्रता के कारण की जाती है। मतलब उसमें बता दिया जाएगा कि भैया देखो ये देवी देवताओं का वास है यहाँ पर, इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे तो परेशान करेंगे, और बस भैया लोग पुजाई शुरू कर देते हैं। और फिर काटना तो बड़ी दूर की चीज़ है, ले जाएंगे सुबह उनको जल भी चढ़ाएंगे और पैर भी छुएंगे। तो आप सोचिए जिसको आप जल चढ़ाओगे, जिसकी पूजा करोगे, उसको कैसे काटोगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माध्यम बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक इस तरीके का, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय में इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। प्रमुख उदाहरण अगर देखें तो सिक्किम की जो है खेचेओपलरी झील जो है, जो लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है, जिसमें जलीय पौधों एवं जंतुओं को प्राकृतिक संरक्षण दिया गया है। तो सोच लीजिए ये तरीका है एक तरीके से इनको संरक्षित करने का। अब आगे देखते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विशाल परिदृश्य या एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों का सम्मिलित रूप है। इसमें कई राष्ट्रीय उद्यान जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हो सकते हैं। जैसे बाहरी क्षेत्र का नियम की बात करें, संक्रमण क्षेत्र या बाहरी क्षेत्रों में मनुष्यों को बसाने की अनुमति होती है। यहाँ स्थानीय समुदाय और परंपरागत कार्यों जैसे कृषि वानिकी को कर सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य की हम बात करें तो नीलगिरी भारत का सर्वप्रथम 1986 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो है भारत का सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, ये नीलगिरी है, और कहाँ कब, तो ये है 1986 में। तो इतना आप यहाँ पर इससे संबंधित जानते रहे। अब वैश्विक मान्यता की हम बात करते हैं, रामसर और मैप, ठीक है, MAB यानी जो है यूनेस्को, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर। यूनेस्को क्या होती है, देखो अभी यूनेस्को मतलब विश्व धरोहर के रूप में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब अपने अस्तित्व को खोती चली जाती हैं, और उनको यूनेस्को क्या करता है, उनकी देख रेख करता है, और उनको यूनेस्को विश्व धरोहर के अंतर्गत उसको शामिल कर लिया जाता है। बहुत ऐसे साइटें होती हैं, सबको नहीं किया जाता लेकिन करा जाता है, जिससे क्या होता है वो अपने तरीके से उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व बना रहे, आने वाले पीढ़ियों के लिए वो चीज़ें पड़ी रहें, सुरक्षित रहें, देख सकें, समझ सकें। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर देखिए यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जैवमंडल क्षेत्र होता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, कई रिजर्व राज्यों की सीमाओं को पार करते हैं। मतलब कई रिजर्व पार्क क्या होते हैं, ये एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अचानकमार अमरकंटक MP और छत्तीसगढ़ दोनों में है। अब बात करें रामसर आर्द्रभूमि की, जल पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण है और विशिष्ट तत्व पंजाब की हरिके झील एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है जो कि ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्र, खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। इसमें अगर देखें तो जिम कॉर्बेट जो कि एक बहुत फेमस है, जो है यहाँ पर देखें ये क्या है, यह एक प्रकार का जो है प्राकृतिक यहाँ पर जिम कॉर्बेट है, राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बनाया गया। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित यह भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। और अन्य जो दो स्थल हैं अगर बात करें, दाचीगाम और सलीम जो कि जम्मू कश्मीर में है। हेमिस की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में पाया जाता है। शीत रेगिस्तान जो जैवमंडल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर पश्चिम भारत का मरुस्थली और कच्छ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें राजस्थान एवं गुजरात, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का यह स्थल अपने पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देख लीजिए आप, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन बनता है भाई, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब जो एकदम खतरे वाले साइड, हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर अब एकदम स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो, उनको उनमें रखा जाता है, ठीक है। गिर और मरीन उद्यान, गिर का मतलब गुजरात का गिर एशियाई जो है शेरों के लिए और कच्छ की खाड़ी के लिए फेमस है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कुख्यात है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल, ये बहुत फेमस है। चलो हम बात करेंगे बाघों संबंधित, बाघों का हृदय स्थल तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पन्ना वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जो कि हीरा के लिए फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। वहाँ पर मध्य प्रदेश का वह रिजर्व जो है 2011 में स्थापित सबसे नवीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और देखिए एक अचानकमार अमरकंटक, यह एक प्रमुख जैवमंडल है जिसका विस्तार MP और छत्तीसगढ़ दोनों में है, दोनों राज्यों में है। प्रमुख उद्यान की हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान जो कि इंद्रावती और गुरु घासीदाम,
पंचमढ़ी जयमंडल, भोज आर्द्रभूमि, ये सब हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। कर्नाटक जो है दक्षिण भारत जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ पर देखें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व है। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की हम बात करें तो नीलगिरी और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। ठीक है, अब बात करें जो है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु का प्रमुख समुद्री उद्यान एवं जो है जैविक जयमंडल। ठीक है, प्रसिद्ध अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रसिद्ध उद्यान पेरियार, साइलेंट वैली जो कि केरल में है, और बांदीपुर जो कि कर्नाटक में। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब हम पूर्वोत्तर की बातें करते हैं। देखो पूर्वोत्तर में जो प्रमुख है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह वैश्विक विरासत और भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। ठीक है, डिब्रू सैखोवा जो कि असम में स्थित, यह भारत की सबसे छोटा जयमंडल है। अद्वितीय पारिस्थितिकी की बात करें तो लोकटक झील जो कि अभी हमने चर्चा किया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, ये भी शामिल है खतरे की घंटी में। ठीक है, चिल्का झील और भितरकनिका जो कि उड़ीसा में है, ये भी शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप देख लिए, और अभी मैं PDF भेज दूंगा, आप उनके माध्यम से उनके रिवीजन कर लीजिए। टेस्ट और क्विजेज में पार्टिसिपेट करिए। जो नंबर दिया है मैंने, नंबर 95 65 27 24 42 पर व्हाट्सअप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, टेस्ट क्विज में सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम तैयार करें हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।